ले करके चलिए ताकि एक दिशा रहे आपकी पढ़ाई में। और इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए छोटी छोटी क्रिएटिव ट्रिक्स भी होती हैं। कलरफुल मैप्स बना लिए, छोटी छोटी स्माइलीज या एक वो शॉर्ट फॉर्म्स बना के लिख लिए जो थोड़ा सा एंटरटेनिंग कर दें। जैसे मैं मैप में ये चीज़ करती थी, कलरफुल मैप्स बनाना, ताकि आपका अटेंशन रहे। और लिख लिख करके पढ़िए। यदि आपको ऐसा लगता है कि निरंतरता नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, लिख लिख कर पढ़ने से बेटर रिटेंशन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होगा और नज़र लक्ष्य पे रहे, ताकि आपका अट्रैक्शन हमेशा पढ़ाई पर ही बना रहेगा। थैंक यू। जी जागृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे मेघा के प्रश्न में? आप में से कोई भी अभ्यर्थी, की तैयारी किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए तैयारी की? मोनिका अवस्थी सागर से एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी नमस्कार, सभी चयनित लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोनिका अवस्थी सागर मध्य प्रदेश मंत्रा अकादमी से हूँ। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी हमने देखा है यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो जो हिंदी माध्यम के छात्र थे उनका बहुत कम स्कोर रहा बजाय इंग्लिश माध्यम के छात्रों के। बहुत कम लोग हैं वो, अगर हम कंपेयर की करें। इम्पोर्टेंस जानना चाह रही हैं। और यही चीज़ मैम, मैं क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो यही चीज़ शायद एमपीपीएससी में भी फ्लो हो जा रहा है, यही लहर जा रही है। तो इस बारे में मैं जवाब चाहूँगी। और समय कितना दें, मतलब आप लोगों को जीरो से अभी तक के लिए कितना समय लगा, टोटल समय कितना लगा, शून्य से इस शिखर तक पहुंचने पर कितना समय लगा तैयारी करने में और पद पाने में? जी जी, हमारे साथ राधिका जी हैं। जी राधिका जी। प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी माध्यम के रिलेटेड जो आपका सवाल है, इसके लिए मुझे लगता है कि जहाँ तक परीक्षा कंसर्न्ड है यूपीएससी, वहाँ तक कोई बायसनेस नहीं है। यूपीएससी बहुत फेयर एग्जामिनेशन है और आप किसी भी माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा लिखिए, वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि इंग्लिश माध्यम के बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम से परीक्षा लिख रहे हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बाकी माध्यम के बच्चे जो हैं पीछे हैं या फिर उनके साथ कोई चीज़ गलत है। तो जो भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं उस माध्यम से आप अपनी परीक्षा लिख सकते हैं, जो कि शेड्यूल 7 में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। और उस मामले में यूपीएससी बहुत ही फेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा सवाल जो आपका था कि कितना समय लगा है, तो जैसे मैं अपनी तैयारी के बारे में बात करूँ तो मैंने 2018 में जुलाई में स्टार्ट की थी और 2 अटेम्प्ट लिखे हैं इस परीक्षा में। तो भगवान की दया से शायद दोनों अटेम्प्ट में हो गया। पर ये चीज़ भी मैं साथ ही साथ समझती हूँ कि फेलियर इस एग्ज़ाम का एक हिस्सा है। वो कई बार 2 या 5 नंबर से एग्ज़ाम छूट जाती है। इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि हम किसी से कम हैं। तो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट जितने भी लगे, मैं बस ये समझना है कि 2 साल की ईमानदार मेहनत हमें करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, इसको देने से पहले। अगर वो 2 साल की ईमानदार मेहनत हमने कर ली, हमारा जो भी अटेम्प्ट है उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। अगला प्रश्न हम ऑडियंस से लेना चाहेंगे। मेघा उज्जैन से कुछ पूछना चाहती हैं। हेलो मैम, मेरा प्रश्न है कि मैंने अभी पीएससी की एग्ज़ाम दी है 2 बार, एमपीपीएससी की। तो मेरे साथ एक चीज़ कंटिन्यू हो रही है उसमें कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ, ठीक से कर लेती हूँ कवर, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाती हूँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठती हूँ, तब मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाती है कि प्रश्न आता है लेकिन बन नहीं पाता, या फिर उसमें गलत ऑप्शन चूज़ करके आ जाते हैं। इवन फिर बाद में लगता भी है कि नहीं, ये प्रश्न तो बन सकता था। लेकिन ऐसी गलती 2 बार हो चुकी है, मैंने 2 बार एग्ज़ाम दी है और कुछ माइनर मिस्टेक ही हुई है और कुछ नंबर से मैं रह जाती हूँ। तो मैं उस विषय में आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरी सारी गलतियां मुझे एग्जाम हॉल में पता चली कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। तो इसके लिए फिर मैंने क्या सुधार किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, और उसमें हम जितनी गलतियां करेंगे तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में गलतियां ना रिपीट हों। और एक बात और, मैं हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी और उनको रिवाइज करती थी। जो भी मेरी गलतियां टेस्ट पेपर्स में होती थी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होती थी, वो मैं नोट डाउन करके रखती थी, ताकि एग्जाम में वो गलतियां ना रिपीट हों।
तो शायद ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अहिंसा जी, आपके शॉर्ट नोट्स आपकी सफलता का मंत्र है। और अब हम लेना चाहेंगे अगला प्रश्न जी। पीछे से एक हाथ उठा रहे हैं, उनके पास तक माइक पहुंचा दीजिए। पीछे ये हेमंत राठौर हैं उज्जैन से, कुछ पूछना जी चाहते जी हैं। जी। गुड इवनिंग यार सर, मेरा प्रश्न रोहित सर से था कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए और क्या प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या सावधानी रखी जाए और कैसे क्या प्रिपरेशन की जाए, इसके बारे में बताएं सर। जी रोहित जी, आपसे है प्रश्न। रोहित जी, जी, सवाल एक बार रिपीट कर देंगे आप? सर शॉर्ट Short नोट की notes क्या कैसे? भूमिका है यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो सर बताइए। देखिए, शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या होता है कि जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं। आप हार्डली आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिवाइज भी करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 पन्ने आप रिवाइज भी कर सकते हैं, एट मैक्स बता रहा हूँ मैं, और वो भी 2 पेपर्स होंगे। तो शॉर्ट नोट्स की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। मैं जिस तरीके से प्रिपेयर करता था वो ये करता था कि मैं एक इशू को ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक पेज में कवर करता था। अगर एक पेज से ज़्यादा वो इशू जा रहा है तो मतलब वो इशू इतना वर्थ है ही नहीं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम अगर आप लोगों को उस इशू को कवर करना है तो आप उस इशू को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 पेज में कवर करें। सेकेंड क्वेश्चन शायद आपका ऐसे से रिलेटेड था। ऐसे से रिलेटेड जनरली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोगों का बहुत ही नेचुरल फ्लो आता है राइटिंग में। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे ऐसे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि जो मैंने पिछले 3 मेंस लिखे हुए थे उनमें मेरा जो एवरेज जो स्कोर आता था ऐसे का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता था। इस बार जो मैंने ऐसे में मेहनत करी वो ये करी कि मैंने कुछ बहुत सारी बुक्स इंक्लूड करने की कोशिश करी। ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, मगर वो बुक्स की कुछ सिनॉप्सिस जो है मैं विकीपीडिया या कुछ गुड रीड्स नाम की कुछ एक वेबसाइट है वहाँ से मैं उन वेबसाइट से वो उनकी सिनॉप्सिस ले लेता था और मैं रेलिवेंट जगह पे कोशिश करता था उन रेलिवेंट बुक्स को मैं कोट कर पाऊँ। इसी तरीके से कुछ मूवीज़ के भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो काफ़ी डायनामिक सा हो गया आजकल। तो अगर आप वही ऐसे लिख रहे हैं जो बाकी भी कैंडिडेट्स लिख रहे हैं तो आपकी जो मार्किंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज होगी। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है और आपको कुछ एक एज क्रिएट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग अलग टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे मैं कुछ मूवीज़ के जो एग्जाम्पल्स है वो कोट करने लगा था, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है और आपका देख रहा है कि अच्छा इसने कुछ डिफरेंट किया है। स्पोर्ट्स पर्सन्स के मैं एग्जांपल्स देने लगा था, मूवीज़ के कुछ एग्जांपल देने लगा था, तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने करी थी। और कितना ही कोई कहे कि ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, मैं ये बात को बहुत नहीं मानता। हर एग्ज़ाम का, हर पेपर का उतनी ही अहमियत है। मेरा जो ऐसे है वो भी 250 का होता है, तो आप ऐसे की भरपूर प्रैक्टिस करें। आप 10 से 12 ऐसे तो कम से कम लिख के जाएं ताकि एक नेचुरल फ्लो जो है आपके ऐसे में आने लगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रोहित जी, बहुत अच्छा तरीका बताया आपने, बहुत अच्छे लिंक्स बताए। नेक्स्ट प्रश्न हम लेना चाहेंगे ऑडियंस से। सर आपके पीछे एक छात्र है। जी सर। Thank you for giving me a chance to speak something. First of all, I congratulate for your big achievement to all candidates. मेरा नाम हनुमंत लाल पटेल है और मैं इस बार की सिविल सर्विस यूपीएससी और एमपीपीएससी की भी परीक्षा दी है। बट मैम एंड सर, स्पेशली फॉर विकास संथिया सर, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिंदी मीडियम आल्सो, बिकॉज उनका मैंने दृष्टि पे एक इंटरव्यू देखा है, मॉक इंटरव्यू। तो सर मैं आपसे एक चीज़ में हेल्प लेना चाहूँगा। सर मैं ब्लाइंड हूँ और मैं प्रॉपर नोट्स नहीं बना सकता, ना ही मैं बुक रीड कर सकता। तो सर मैं किस तरीके के ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करूँ जिससे मैं सक्सेस प्राप्त कर सकूँ सर। और सर हमने इस बार की यूपीएससी एग्ज़ाम दी है, बट अभी ऑप्शनल सर स्टार्ट नहीं हो पाया है कुछ कारणों की वजह से। तो सर प्लीज़ मुझे गाइड करें सर। स्वागत है आपके प्रश्न का। सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ वो लिंक्स जो यूट्यूब में देख के सुन के वो सीख सके। बिकॉज सर मैं सर स्टडी मटेरियल में मतलब प्रिंट या मतलब नॉर्मल बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह नहीं पढ़ सकता सर। इसके लिए जो आपका प्रश्न है कि आप नोट्स नहीं बना सकते, इसके लिए आजकल बहुत सारी कोचिंग हैं जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल करा रही हैं। तो आप कंसेप्ट को उस ऑनलाइन वीडियो के थ्रू सुन के समझ सकते हैं
और जो लिखने की बात है तो उसके बारे में आपको आइडिया होगा कि वहाँ स्क्राइबर मिल जाता है लिखने के लिए। तो मैं इसके लिए तो ये कि आप किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके उससे आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका ऑप्शनल को लेकर के। तो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, मेरा मीडियम हिंदी था। तो ऑप्शनल के लिए भी यही है कि जो भी आप लेना चाहते हैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, उसको आप सुनिए। आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है उसमें सुविधा होती है कि आप बार बार उसको सुन सकते हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है कि जब आप उसको बार बार सुनेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी और उसको आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, आपने अच्छे तरीके बताए किस तरीके से वे ऑनलाइन कोई क्लासेस ज्वाइन करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस ऊपर के क्षेत्र में भी, हॉल में भी उपस्थित है। बिल्कुल और मैडम, एक प्रश्न ऊपर वहाँ से आ रहा है जी। ये परिधि सोनी है, इसके बाद मैं ऊपर से प्रश्न लेता हूँ। परिधि सोनी। Hello, good afternoon, everyone. I am working in higher education department and I am preparing for UPSC as well. I want to ask question from Vinayak sir. विनायक जी। Sir, as I am working, how to cope up with the timing, sir? लोग 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, अपनी लाइफ का सारा टाइम उसी चीज को देते हैं, तो मेरा आधा से ज्यादा समय तो मेरा ऑफिस में निकल जाता है। तो हाउ टू कोप अप विद द टाइम? जी, टाइम मैनेजमेंट की बात पूछना चाह रही हैं मैम। हेलो, यू आस्क्ड अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। बहुत लोग जॉब करते हुए देते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने भी सेकंड अटेम्प्ट जॉब करते हुए दिया था। तो आप जितना समय ऑफिस के बाद निकाल सकते हैं, आप कितना निकाल पाती हैं? 4 घंटे 6 घंटे? 4 घंटे 6 घंटे निकाल पाती हैं। फिर वीकेंड्स ऑफ होते होंगे शायद, वीकेंड्स पे और टाइम डेडिकेट करने की कोशिश करिए। कुछ लीव्स होती हैं आपके पास भी, अर्न लीव होती हैं, ये सब आपको पता होगा। कभी जब मेंस का एग्जामिनेशन आए तो EOL ले लीजिए, उस टाइप की लीव्स होती हैं जो ऑफिशियल आपको अलाउड है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे थे उनके पास एक एडेड एडवांटेज भी होता है कि दे फील मोर स्टेबल। कई बार आप जॉब नहीं कर रहे होते, आपके पास कोई जॉब नहीं होती है, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होता। तो हर के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, यू हैव टू प्ले टू योर एडवांटेजेस। सो योर एडवांटेजेस, यू हैव दैट स्टेबिलिटी। तो वो 4-6 घंटे जब आप आ जाएँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सेकेंड अटेम्प्ट में आई हैव सिक्योर्ड अ बेटर रैंक। तो जब आपके पास टाइम कम होता है आप और फोकस्ड हो जाते हैं। मैं ऑफिस से 5 बजे आता था या 6 बजे आता था, उसके बाद लगता था यार टाइम कम बचा है, अब पढ़ ही लेते हैं। जब दिन भर सुबह से रात तक होता था तो लगता था कि यार पढ़ लेंगे। तो यू प्ले टू योर एडवांटेजेस। तो इस तरीके से टाइम निकालिए, वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम डेडिकेट करिए। जो लीव्स आपको मिल सकती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, दिवाली दशहरा आएगा तो थोड़ा कम गरबा करिएगा ज़्यादा पढ़ाई कर लीजिएगा। तो यही है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा तरीका बताया आपने टाइम मैनेजमेंट का। संदीप जी, हमसे कुछ जोड़ना चाहेंगे। अभी जो पुराना हमारा पिछला प्रश्न था, दृष्टिहीन जो उम्मीदवार हैं जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की, वो कैसे करें, उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे संदीप जी। जी संदीप जी। थैंक यू मैम। वेल, इस प्रिपरेशन में इनोवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बोला, इनोवेशंस, यूनिक एडवांटेजेस सबके साथ है और डिसएडवांटेज सबके साथ है। आपके साथ डिसएडवांटेज है कि साइट की प्रॉब्लम है। सो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा है कि वो ऑडियो नोट्स भी बनाते हैं। आप हाथ से नहीं बना सकते, लिख नहीं सकते, पर आप कान से सुन सकते हो। तो आप ऑडियो नोट्स बनाओ और हर फोन में रिकॉर्डर है, और उसको एग्जाम से पहले आप उसे बहुत कॉन्साइज वे में बनाइए। जैसे कि यहाँ पर मैम बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर रही है इन जस्ट 2 मिनट्स बहुत सारी चीज़ें। सेम वे यू कैन डू दिस। 2 मिनट्स की क्लिप बनाइए और उसको जब आप मेंस का या फिर प्रीलिम्स का देने जा रहे हैं उससे पहले 1-2 दिन आप उन सारी क्लिप्स को सुनिए। दीज आर योर शॉर्ट नोट्स, ओके। एंड आई वांट टू से वन थिंग, वेरी नाइस यार, वी शुड क्लैप फॉर दैट पर्सन। वाओ, आई एम वेरी अमेज्ड, थैंक यू। ऊपर की लॉबी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम निखिलेश बिरला है। मैं खरगोन एरिया से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले सारे रैंक होल्डर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। सर, मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है कि सर, जो आपने गलतियाँ करी है, आपका जो समय लगा है, वो गलतियाँ हम कैसे ना करें, वो आप कृपया समझाइए हमें।
आप ऐसे कोई नाम बता दीजिएगा। प्रतीक जी हैं हमारे साथ। जी, आपके क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम लगा, मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं इस एग्ज़ाम में। देखिए, गलतियाँ ये होती हैं, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। आप ट्राई ये कर सकते हैं कि अपने आगे 1-2 लोगों को गाइड रखें जो प्रोसेस में इस एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आपसे 1-2 कदम आगे हों या मेंस, प्रीलिम्स या इंटरव्यू तक पहुँच चुके हों। वो अपनी गलतियाँ आपको हमेशा बताएंगे और वो अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज आप अपनी गलतियाँ भी करेंगे। कम से कम वो अवॉइड कर लें तो आपका कुछ वक्त वहाँ बच सकता है और आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। ये बहुत अच्छी टिप कि अगर हम किसी के साथ कंबाइंड स्टडीज करेंगे या किसी से गाइडेंस लेंगे। इसी में कुछ ऐड करना चाहेंगे? हमारे साथ हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, गलती क्या ये है कि जैसे मुझे 5 अटेम्प्ट लगे, कई बार हमको सजेशन मिलता है कि यार मॉडर्न हिस्ट्री बस पढ़ लो, एंशिएंट मिडिवल छोड़ दो। प्लीज़ इन सजेशंस को मत लेना। मैंने पहले 3 में ये सब नहीं किया हुआ था। तो एटलीस्ट सिलेबस को पूरा पढ़ें, देखें ढंग से क्या करना है उसको, उसके बाद टिप्स लें। प्लीज़ सिलेबस कवर करिए, उसको देखिए उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है सिलेबस के अंदर। टॉपिक पूरा पढ़ना है, लेकिन टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो आपकी मतलब समझदारी है, लेकिन टॉपिक को कवर करना ही है। तो एटलीस्ट ये सब ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू चंद्रशेखर जी। टॉपिक को कवर करना, अधूरा ज्ञान कभी भी हमारे काम नहीं आता है, इसलिए टॉपिक को कवर करते चलिए। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे मैडम अंजलि जी हैं, अंजलि तिवारी भोपाल से। जी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं जागृति मैम से मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम लोग का न्यूज़पेपर का पेपर बहुत बड़ा लेंदी होता है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि उसमें 2-3 घंटे जाते ही जाते हैं। जागृति जी। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का, और न्यूज़पेपर को पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए। हर टॉपिक को अगर आपके पास थोड़ा कम समय है तो पहला पेज पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मेजर नेशनल न्यूज़। हर टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसके क्या लिंक्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। अगर इंटरनेशनल रिलेशन तो इंडिया से क्या, उसमें नोट मेकिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में रखिए। मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए, कहीं ना कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में कंपाइलेशंस मिल जाते हैं, उनको पढ़िए क्योंकि ये डेली अपडेट होगा। अगर नोट मेकिंग करनी है तो कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट कि जो आपको बिल्कुल मन को भा जाए, कोई एग्जाम्पल, कोई कोट, कोई डेटा। अदरवाइज बस अंडरस्टैंडिंग के लिए डेली पढ़ना है, रिविजन के लिए कंपाइलेशन लेना है। इतने से मेरा काम तो हो गया। एंड आई गेस आप यदि समय कम है तो आप इस तरह की अप्रोच को लेकर के चल सकती हैं। थैंक यू। धन्यवाद जागृति मैम। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे? मनीष यादव हैं भोपाल से। सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है, बट इन द लॉन्गर रन ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ा है। कोई भी चीज़ हम करते हैं उसमें इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक भावनात्मक रूप से एवरी डे वी गो थ्रू, एवरी मोमेंट वी आर गोइंग थ्रू many emotions and it gets really difficult to manage them। तो हमारी ये जो भावनाएं हैं, हमारी जो भी इमोशनली हम जो चीज़ें हमारे पास से रिलेटेड हैं या जो भी फ्यूचर की एंग्जाइटी है, सो हाउ टू टैकल दैट? थैंक यू। पर्सनल एंजाइटी पर आधारित प्रश्न है, आप में से कोई भी अभ्यर्थी उत्तर दे सकता है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। निमिषी है हमारे साथ। जी निमिषी जी। यूपीएससी की जर्नी काफ़ी अनसर्टेन है एंड इवन फॉर एनी एग्जामिनेशन द सेम अप्लाइज। एंड ऐसे में इमोशनल बैलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर किसी में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग इतनी जेट एज में रह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उससे एंग्जाइटी, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में हम लोग सोशल मीडिया जो हम फॉलो करते हैं तो उसमें हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी फील करने लग जाते हैं, क्योंकि दूसरों की लाइफ देखकर शायद लगता है कि इतने टाइम का प्रिपरेशन है, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एडिशनल थिंकिंग इन माइंड। तो ऐसे टाइम में मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऐसे लोगों से मोटिवेट रहना चाहिए जो हमें एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रखिए जो आपको सिर्फ रिजल्ट के टाइम पे पूछने आते हैं कि कैसे मार्क्स आए हैं, और ऐसे लोगों से बिल्कुल कनेक्ट रहिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, जो आपके जब भी डाउन्स होते हैं तो आपको आपकी गलतियाँ बताकर आपको आगे गाइड करते हैं।
I think the best thing would be connecting with the positive people and being isolated from negative people. मतलब आप पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहें और जो भी आपको नकारात्मक भावनाएं देते हैं उन लोगों से दूर रहिए और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड भी करते रहिए क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं. थैंक यू निमिषी जी. हमें अपनी बाउंड्रीज खुद निर्धारित करनी होगी. बहुत अच्छे से आपने समझाया जी. इसी में कुछ जोड़ना चाहेंगे? हमारे साथ हैं अरविंद जी जोड़ना चाहेंगे इसी में कुछ? क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा दिल से करीब है इसलिए मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि इमोशनली स्टेबल होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. जैसा मैम ने बोल दिया कि आप ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स कम कर लीजिए जो आपको इमोशनली अनस्टेबल बनाते हैं. उसके साथ आप एक रीडिंग एज ए हैबिट शुरू कर सकते हैं. आप जैसे बायोग्राफीज पढ़ेंगे दूसरों के तो यू वुड फाइंड कि उनके ज़िंदगी में भी आपकी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी यूनिक रही है. सबने फेस करी है. अगर आप पढ़ेंगे उन्होंने कैसे हैंडल किया आप भी कर लेंगे. साथ में ही आप सोशल मीडिया जो है उसका इन्फ्लुएंसर कल्चर जो है उससे दूर रहेंगे तो भी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है. एक प्लान बी भी सोचिए. फेलियर के लिए तैयार रहिए. हमेशा हमें सिखाया जाता है कि सक्सेस के लिए सब कुछ सारी चीज़ें स्टेक पर लगा दीजिए बट ऑलवेज बी रेडी फॉर फेलियर. होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर ऑल्सो फॉर द वर्स्ट. तो आप ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो पाएंगे. जी दामिनी जी भी इसी में कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी दामिनी जी प्लीज पास ऑन माइक. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पूरी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. मैं इसलिए आंसर कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है तो शायद मैं थोड़ी हेल्प कर सकूँ. हमारे अंदर इमोशनल बर्डन इसलिए होता है क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में उलझे रहते हैं. तो अगर हम प्रेजेंट में रहना सीखें, ये कहना बहुत आसान है बट करना उतना ही मुश्किल है कि हम प्रेजेंट में कैसे रहें. तो मेरे लिए भी इस एग्ज़ाम में बहुत इमोशनल टर्मोइल हुए, बार बार फेलियर्स देखने मिला. और अगर आप सोचें कि 10 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और अगर आप सोचें कि मैं कहाँ कहाँ फेल हो सकता हूँ तो बहुत सारी रीजंस हैं. अगर आप सोचने बैठे कि इतने सारे लोग हैं, इतने डिफरेंट बैकग्राउंड है, कोई IIT से है और मैं साधारण आदमी. ऐसे इमोशंस जब आते हैं तो उनकी सबसे अच्छी एक जो मुझे लगता है मेरे लिए काम करी वो है डायरी एंट्री. आप एक डायरी लीजिए और जो भी इमोशंस आ रहे हैं आप उन्हें लिखिए और उनके कारण लिखिए. तो आप पाएंगे कि बहुत सारे इमोशंस हैं वो अनबेस्ड है, मतलब उनका कोई रियल रीज़न नहीं है, वो सिर्फ आपके मन में है. तो आप उन्हें निकालिए. और एक मैं फ्लो चार्ट बना लेती थी कि मेरे मन में ये इमोशन आ रहा है बट क्या ये सही है और अगर मैं इस पे ही बिलीव करूँगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा. तो मुझे लगता था मैं और डिप्रेस हो जाऊँगी, हार्ड वर्क नहीं करूँगी और इस तरीके से कुछ दिन और वेस्ट हो जाएंगे. तो इससे बेटर है कि मैं क्या तरीका निकालूं. तो आप एक डायरी एंट्री करेंगे ना तो आप अपने इमोशंस को खुद जान पाएंगे, उनसे अवेयर होंगे. और ये सभी के लिए एडवाइस है कि नेगेटिव इमोशन से हम लाइफ की बहुत सारी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं. इन्हें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपने अच्छे दोस्तों के साथ घिरे रहिए जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी जी. क्योंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत अच्छे से समझाया. अगला प्रश्न लेना चाहेंगे अक्षय गोस्वामी. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to congratulate all of you for being clearing CSE 2020. My question is for whom found it relatable. Sir, how to deal with failure? और वो भी तब जब फेलियर 1 या 2 नंबर से हो. प्रीलिम्स में क्या होता है सर, जब प्रीलिम्स में ऐसा हो जाता है कि फेलियर 1 या 2 नंबर से होती है तो हमें वो सारी स्ट्रेटजीज जो हमने कहीं ना कहीं आप लोगों से सीखी हैं या टीचर्स से सीखी हैं वो सब फेल लगने लगती हैं और ऐसा लगता है कि सारी की सारी लर्निंग गलत थी. और उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि हम या तो पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दें या फिर छोड़ दें उस डायरेक्शन को. तो सर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा जो भी इस क्वेश्चन को ज़्यादा रिलेटेबल समझे कि कैसे उस फेलियर से डील किया जाए जब फेलियर बहुत क्लोज हो. जी आयुष गुप्ता जी बताएंगे इसके बारे में. हेलो. जी आयुष जी. एक्चुअली मेरा फेलियर प्रीलिम से रिलेटेड तो नहीं था लेकिन जब 2019 का रिजल्ट आया था लास्ट टाइम अगस्त में और मतलब मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा पर उस टाइम मेरा लिस्ट में नाम नहीं था और बाद में जब मार्कशीट आई तो मेरा 7 या 8 मार्क्स से फाइनल लिस्ट से कट ऑफ छूट गया था. तो उस टाइम थोड़े टाइम ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ, हमें और मार्क्स आने चाहिए थे. पर उससे ज़्यादा ये एक मोटिवेशन देता है कि हमारा जो डिस्टेंस रह गया वो बहुत कम रह गया है और अब बस थोड़ी ही और मेहनत करनी है मेन लिस्ट में लाने की और अगर और ज़्यादा मेहनत करोगे तो और अच्छी रैंक भी आ सकती है.
तो फेलियर से घबराने से अच्छा है कि एक मोटिवेशन मिले कि कैसे हमें थोड़ी और मेहनत करके और अच्छी रैंक ला सकते हैं। थैंक यू जी, इसी में कुछ जोड़ना चाहेंगी पल्लवी जी? जी पल्लवी जी। एक्चुअली आई थिंक मैं यहाँ पे शायद सब में से सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स मेरे ही हैं। मैं 7th अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर करी हूँ और मैंने पूरे 7 साल में फेलियर्स भी देखे हैं और हाइज भी देखे हैं। मैं फर्स्ट 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं करी थी एंड जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत रिजेक्शन होता है, बहुत ख़राब लगता है, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड आपका रिजल्ट आता ही नहीं है। एंड मैं बहुत डिजेक्ट हो गई थी एंड आई वांटेड टू ऐड वहाँ पर कि जैसे डायरी राइटिंग बोला, टॉकिंग टू गुड पीपल बोला, आई फेल्ट मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, बिकॉज उन्होंने लाइफ देखा है, हमने एग्जाम देखा है। हम एग्जाम से सोच रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उन्होंने लाइफ देखा है एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस से वो आपको बताते हैं कि फेलियर इज part of life, so you just accept it. Acceptance is very important in your life. If you are in denial of your failure, you won't be able to improve also. तो उसको accept करो। उसके बाद मैं जब 3rd attempt में इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट मेंस नहीं हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ है। So it went down and my confidence was actually declining. बट देन वही है कि आई केप्ट एक्सेप्टिंग इट कि ठीक है यार, कहीं कुछ कमी होगी, कहीं कुछ रहा होगा, एंड इट वाज जस्ट फ्यू मार्क्स। कभी ऑप्शनल में कम हो जाता, कभी इंटरव्यू में कम हो जाता। एंड लास्ट ईयर आई वाज एक्सपेक्टिंग आफ्टर इंटरव्यू दैट आई वुड क्लियर द एग्जाम, इवन माई एंटायर फैमिली वाज एक्सपेक्टिंग इट। एंड आई वुड से कि इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, इफ आई एम हैप्पी, माई पेरेंट्स आर हैप्पी हियर, इट इज बिकॉज last year we accepted failure very bravely. It not just me, my entire family cried after the result because I couldn't make it. तो accept करना बहुत ज़रूरी है and talk to your family. उन्होंने बहुत hardships देखे हैं, तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि यार ये चीज़ें निकल जाती हैं. It's just time. Have faith in your efforts and be honest to yourself. Never lie to your efforts कि हम कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद से एफर्ट नहीं लगाते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट आए. अगर एफर्ट लगाने के बाद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से एफर्ट लगाएंगे, फिर से ट्राई करेंगे, बिना लड़े हार नहीं मानेंगे. ये वाली चीज रखनी है हमें. तो आई थिंक ये एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एंड फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए तुम लोग में. हमेशा फाइटिंग स्पिरिट रखनी है हमें. बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी. आपके जज्बे को सलाम और आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं, और आपके परिवार वालों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां. काफ़ी पेशेंस रखा. और मेडिटेशन, लाइफ स्किल मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया. जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि तप, साधना और त्याग, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. उसी के बारे में पल्लवी जी ने बहुत अच्छे से बताया. इसी में कुछ जोड़ना चाहेंगी मैम? जी उर्वशी जी. कैन रिलेट टू योर क्वेश्चन रियली वेल, बिकॉज 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ. इट वॉज माई 3rd अटेम्प्ट और 3rd अटेम्प्ट में आई सिक्योर्ड अ रैंक. तो कई बार इट इज़ गुड कि प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि आप मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करते हो. और फिर आपने जैसे बोला कि बहुत कम मार्जिन से प्रीलिम्स रह रहा है, तो इट इज़ गुड कि कम मार्जिन से रह रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यू विल मेक इट. और कम मार्जिन से रहने का मतलब ये भी है कि जो कई बार हम एंजाइटी में क्वेश्चंस गलत करते हैं, एग्जाम में हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो हम अवॉइड कर सकते हैं. वो हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा रिलाई करें. वो हमारी आदत में आ जाएगा. सेम टाइम प्रैक्टिस करें जिस टाइम एग्जाम है. 9:30 से पेपर शुरू होता है, मैं अपना मॉक टेस्ट 9:30 से दूंगी. इट विल नॉट बी अ वेरी न्यू डे टू यू, क्योंकि आप रोज़ वही कर रहे हो एग्जाम से पहले. तो वो 1 मार्क जो है, यू विल मेक इट. थैंक यू. थैंक यू उर्वशी जी. अब लेंगे अगला प्रश्न ऑडियंस से. ऊपर की लॉबी से ले सकते हैं जी. सबसे पहले सबको बधाइयाँ देना चाहूँगा. मेरा नाम नारायण सिंह है, मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ. मेरा क्वेश्चन विकास सर से है. सर, एग्जाम हॉल में जाते हैं, प्रेशर बहुत रहता है और हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम आता है, तो सर ऐसा क्या किया जाए आंसर राइटिंग में कि अपने स्कोर को अच्छा किया जा सके, स्कोर को बढ़ाया जा सके? सर जी. विकास जी, आपसे है प्रश्न. आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है उसके लिए एस्पिरेंट को अक्सर ये चिंता रहती है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है.
लेकिन आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन दोनों मीडियम में होते हैं। यूपीएससी कहीं कोई बायसनेस नहीं करती। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा मीडियम हिंदी था और मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग बोलने वाले मिल जाते हैं कि हिंदी में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता है, लेकिन होता है। हालांकि हमें कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि जो रेशियो है उसी अनुपात में आता है। प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हिंदी मीडियम के कम होते हैं, तो फाइनल रिजल्ट भी उसी रेशियो में आता है। और जो दूसरा आंसर राइटिंग का है, तो जो मेंस के टाइम पे मैं जो करता था, मैं एक दिन में डेली 2 पेपर लिखता था। और जो यूपीएससी का टाइमिंग है मैं पेपर का कि 9 से 12 और 2 से 5, मैंने पूरे 2 महीने उसी टाइम पे प्रैक्टिस की है। मैं डेली 2 पेपर लिखता था। तो जब आप प्रैक्टिस करते बार बार, तो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको लगता है मैं 2 महीने से कर ही रहा हूँ ये डेली, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा मंत्र, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बचपन से सीखते हैं, लेकिन कभी कभी रिमाइंडर की ज़रूरत रहती है। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे ऑडियंस से। ऊपर की लॉबी से एक और प्रश्न आ रहा है। जी मैम, बताइए। जय हिंद मैम, मेरा क्वेश्चन जागृति मैम से था। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, उसमें मेडिटेशन की मतलब क्या एफर्ट्स डालने पड़ते हैं मेडिटेशन के लिए? जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया कि मेडिटेशन आपकी मेंटल वेलबींग को बनाने में हेल्प करता है। मेडिटेशन, ध्यान पूछ रहे हैं ना आप? मैम एफर्ट्स क्या, मतलब मेडिटेशन के लिए करना क्या पड़ेगा, मतलब कौन कौन से मेडिटेशन ऐसा? मेडिटेशन की टीचर तो नहीं हूँ मैं शेयर कर देती हूँ, फिर जिन्होंने मेडिटेशन को अच्छे से किया हुआ है, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो मैं महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर की पढ़ी हूँ। वहाँ पे भावातीत ध्यान होता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन भी एक अलग वैरायटी है। मेन उसमें है अपने ब्रेन को रिलैक्स करना, फोकस को इम्प्रूव करना, क्योंकि एग्ज़ाम लंबा है, स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा, बहुत सारा नॉलेज याद रखना है। तो ब्रेन के लिए भी जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही ब्रेन के लिए मेडिटेशन एक सूदिंग एक्सरसाइज है। आप ज़रूर दिन भर में 30 मिनट 40 मिनट का समय निकालिए, 2 बार में मेडिटेशन करिए या 1 बार में करिए, और उससे आपका फोकस इम्प्रूव होगा। मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब मेरी फ्रेंड देंगी जिन्होंने मेडिटेशन को एक्चुअली प्रैक्टिस किया हुआ है। जी, पल्लवी जी से जानेंगे मेडिटेशन के राज। थैंक यू जागृति। मेडिटेशन जैसे जागृति ने कहा बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। हम नहीं बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा होगा, बिकॉज ये कोई टास्क नहीं है कि हमें साइकिल चलानी है तो हम साइकिल चला रहे हैं, या बुक पढ़नी है फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट। इट इज़ एक्चुअली अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो हमें बहुत लाइटली इसको थोड़ा सा लेना है। एंड जैसे विपश्यना है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, सहज योगा है, ब्रह्म कुमारीज हैं, बहुत सारे मेडिटेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनसे एसोसिएट हो सकती हैं। मैंने पर्सनली विपश्यना ट्राई किया था, 10 डेज कोर्स होता है एंड इट इज़ मेंटली वेरी रिलैक्सिंग। तो आप चाहें तो उसे भी ट्राई कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, वॉट एवर वर्क्स गो विथ इट। एंड जैसा कि जागृति ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें 1 घंटा मेडिटेशन करना है या कुछ भी, इवन 10 मिनट्स अगर तुम बस स्टॉप पे वेट करके इफ़ यू आर एबल टू रिलैक्स योर माइंड, कि ठीक है शांति से बैठे हैं, आसपास थॉट्स क्या चल रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं, देन इट इज़ फाइन। सो थोड़ा सा एक प्रोसेस लर्न कर लीजिए। किसी भी मेडिटेशन की जो विधियाँ चलती हैं उनमें से कोई भी एक प्रोसेस लर्न करिए और उसे फॉलो करिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। पल्लवी जी, इसी में जोड़ना चाहूँगी, मेडिटेशन सिर्फ हमारे अपने आप को रिलैक्स करने की एक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी टेक्निक आप अपना सकते हैं, खासकर यूपीएससी के छात्र छात्राएं, आपके लिए मेडिटेशन काफ़ी मददगार होगा, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहें। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। मेरा नाम 1 मिनट रुकेंगे, इसी में कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड जोड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ। मैंने बिगिन किया था, जब स्टूडेंट दिया था और इंटरव्यू के बाद फेल हो गया था, तो वो कोप अप नहीं कर पा रहा था मैं काफ़ी टाइम तक। तो मैंने सोचा कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, टेक्निकली कैसे प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, उसकी एपिस्टेमोलॉजी है कि उसका नॉलेज क्या है। ठीक है, तो उसमें एक होता है कि आप ब्रेथ का होता है, आप ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हो, बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो कितनी बार मैं सांसें ले रहा हूँ और वो छोड़ रहा हूँ। 5वीं 6वीं सांस के बाद मैं कुछ और सोचने लगता हूँ, फिर मैं कैसे लौटता हूँ उस पर, वो देखूँ। उसके बाद एक होता है बेल, आप ऐसे ऑडियो चला लीजिए, बेल होती है, बेल की साउंड
ऊपर करती है, नीचे जाती है, फिर उठती है, उसके थ्रू सोचिए। इसका होता है राइटिंग। आप पेन उठाइए, आप ये मत सोचिए आप क्या लिख रही हो, आप बस लिखती जाइए गोली, पहले पेज से 10-15 पेज तक जाए, आप उसको लिखिए। आपका माइंड अपने आप फॉर्मुलाइज कर लेगा अपने थॉट्स को, अपने पैटर्न समझेंगे कि आप कैसे सोचती हैं। फिर अगर आपको पढ़ना होगा कि क्या पढ़ना है, मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, एक बुक है फियर, वियतनामीज मॉन्क थे थी छान, wrote a book called Fear. He wrote other 2 books, The Heart of Buddha's Teaching and No Mud, No Lotus. If you want to understand the basic epistemology of how meditation is practiced, what it is about, you can understand the raw thoughts of Gautam Buddha and he has compiled that. तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकती हैं। इतना ही कहना चाहूँगा मैं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मन में निश्चित ही बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन हर एक आयोजन की एक समय सीमा होती है। हम केवल अंतिम 2 प्रश्न और ले रहे हैं। नाम है आपका? जी, ऊपर की लॉबी से एक प्रश्न आ रहा है। जी मैम। हेलो, मैं पलक जोशी हूँ। मैं होलकर साइंस कॉलेज से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रही हूँ अपना। मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि हम कभी भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक में इतना डीप हो जाता है कि वो रिलेवेंट होता ही नहीं है। तो हम कोई भी टॉपिक इतना कंसाइज वे में कैसे पढ़ें? आप में से कोई? ऋषभ जी हैं हमारे साथ। शुभम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव बीन अ मेंटर एंड आई हैव बीन मेंटरिंग यूपीएससी स्टूडेंट्स। तो ये वाला प्रॉब्लम सबके साथ होता है एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। फर्स्टली मेरे को ऐसा लगता है यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट अगर आप पूरा जीएस का सिलेबस चाहो तो 3-4 महीने में एक बार पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। और मेरे को लगता है आपको पूरा सिलेबस पहले एक बार जो बेसिक बुक्स है उनको पहले पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो हमको यूपीएससी डुएबल लगने लगता है जब हम उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं पूरे सिलेबस को। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, उसकी कई सारी चीज़ें हमको ज्योग्राफी पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। पॉलिटी है, उसकी चीज़ हमको हिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ में आएगी। तो हमको पूरी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सिलेबस की। तो आप पहले एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए 3 से 4 महीने में, और जितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको डेवलप कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स जनरेट होते जा रहे हैं उनको वहीं बुक के ऊपर कोने में लिखते जाइए। जब आप 2nd रीडिंग या 3rd रीडिंग करेंगी तब आप उन डाउट्स को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम बचेगा। सेकेंडली, आपने बोला डेप्थ की बात है, तो उसके लिए आपको फोकस करना होगा कि प्रीवियस ईयर कितना जा रहे हैं। वैसे तो यूपीएससी का पैटर्न बहुत डायनेमिक है और आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना पूछ लें अंदर जाके, बट फिर भी एक लेवल ऑफ डेप्थ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई यहाँ के बाद अब जाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे जाइए। वास्टनेस पे फोकस कीजिए, डेप्थ पे नहीं। थैंक यू। इसी में मैं कुछ 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मेरा नाम श्रेयांश है। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो मुझे लगता है कि कम समय में कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रही चीज़ों को ये हेल्प कर सकता है। कि पहली चीज़ तो ये है कि आपको सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, क्योंकि मार्केट में मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप फोकस खो देंगे। कि सपोज़ आपने एक टेस्ट लिखा, कोर्स में से 20 क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं सोर्स बदल लेता हूँ तो हो सकता है इस बुक से क्वेश्चंस मुझे बनने लगेंगे। पर मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपकी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एक सोर्स पकड़ लिया, उसी को मल्टीपल रिविजन्स करें, तो कहीं ना कहीं उसी सोर्स से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है कि उससे क्वेश्चंस ना आ रहे हों, लेकिन स्टिल इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो फर्स्ट थिंग वाज टू लिमिट द सोर्सेज, एंड सेकंड थिंग इज टू स्ट्रेटेजाइज बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। बिकॉज जैसे आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, उसके रिगार्ड में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, प्लस कुछ 1-2 कोचिंग के मॉक टेस्ट लगा लिए। तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि आपको पता चल जाएगा आपने जितना पढ़ा है उतना आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है, और दूसरा ये जो आपने पढ़ा है उसमें से काम का कितना है। तो 2 फायदे से हो जाएंगे, और प्लस आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो बस ये 2 चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे। हेलो, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली विकास जी से है। आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे आपने बताया कि आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो मेरा भी जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर है। बट सिंस ऑलवेज हमेशा लोग कहते हैं कि लिटरेचर इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता, लिटरेचर इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता,
तो क्या आपको ऐसा कभी लगा कि मे बी आपको कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहिए था, या लिटरेचर ही जो आपकी जीनियस है आप उस पर ही ध्यान दें? हेलो, ये जो प्रश्न है कि आपका लिटरेचर स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी के पहले लिया था और मैंने उसी के साथ तैयारी अपनी स्टार्ट की थी। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था तो जो मेरे सीनियर्स थे मैंने उनको देखा, मैंने ज्योग्राफी में मार्क्स भी देखे, तो हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसकी वजह थी कि कुछ जो तकनीकी शब्द होते हैं ज्योग्राफी में, उनको हिंदी में लिखने से वो चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होती हैं। तो कुछ टीचरों ने भी मुझे सजेस्ट किया, मेरे सीनियरों ने भी बताया, फिर मैंने खुद भी फील किया कि ऑप्शनल जो लिटरेचर है वो किसी भी लैंग्वेज का हो, वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, वो अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि पिछले 2 साल से ऐसा लग सकता है कि हिंदी ऑप्शनल हो या फिर इंग्लिश वाला लिटरेचर हो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन वो सभी ऑप्शनल के साथ ऐसा हुआ है, स्पेशली लिटरेचर के साथ नहीं हुआ। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी लैंग्वेज का लिटरेचर हो काफ़ी स्कोरिंग है, आप उस पर दृढ़ रहिए, आपका ऑप्शनल काफ़ी अच्छा है। थैंक यू। जी बिल्कुल सही बात, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे ही सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं अगर तैयारी अच्छी होती है। अंत में सभी यूपीएससी चयनित छात्रों को एक बार फिर से शुभकामनाएं, और इसी के साथ आशा करेंगे कि आने वाले विगत वर्षों में ये संख्या और बढ़ेगी। उच्च शिक्षा विभाग इस तरह सहयोग करता रहेगा और शिक्षा के स्तर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी को। आज के इस कार्यक्रम के समापन की तरफ हम लोग हैं और मेरे समझ से काफ़ी प्रश्न बच्चों ने पूछे और पैनल ने काफ़ी सारगर्भित मैं कहूँ उसके आंसर्स दिए। कुछ आंसर्स तो आई एम रियली टच्ड बाय द आंसर गिवन बाय पल्लवी, जिस तरह से इन्होंने समझाया। जो प्रश्न था आपका कि फेलियर, डिजेक्शन और नैरो मार्जिन से कोई चीज़ छूट जाती है तो क्या होता है, सभी लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनकी अधिकांश जो समस्या है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मन में भ्रांति है, उसका समाधान हो जाए। एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ा मौजू है, चूँकि हिंदी भाषी प्रदेश है, अधिकांश हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है यहाँ पे, और कई बच्चों के प्रश्न भी थे इसमें कि एक ऐसी भ्रांति, ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि हिंदी माध्यम से चयन में दिक्कत है या उसमें समस्या है। क्योंकि विशाल ने इसको काफ़ी मैं क्या कहूँ, उसको काफ़ी स्ट्रांगली इस बात को बताया भी, और मैं खुद भी आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जितने बच्चे, जो लोग भी एस्पिरेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो सुन पा रहे हैं, इस एग्ज़ाम में कहीं भी लैंग्वेज आपके आड़े नहीं आती। कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, कहीं भी अंग्रेजी में लिखने का कोई एडवांटेज हो ऐसा मुझे नहीं लगता, और हिंदी में लिखने का डिसएडवांटेज हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इस बात को तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। यूपीएससी में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके उत्तर में वो कंटेंट है, वो मौलिकता है, वो ओरिजिनलिटी है, तो रेस्ट अस्योर्ड आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं अगर अपने आप को देखता हूँ, 93 बैच ऑफिसर, जमाना गुजर गया, लेकिन दैट टाइम ऑल्सो आई ऑल्सो अपीयर्ड विथ हिंदी लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी, और अच्छे नंबर आए थे। मैं कह सकता हूँ हिंदी लिटरेचर में नंबर कम आए ऐसा नहीं है, हिंदी माध्यम में लिखने में नंबर कम है ऐसा नहीं है। तो इस बात को तो बिल्कुल निकाल दीजिए। स्ट्रैटेजी की सलाह हमारे पैनल में जो बच्चे बैठे हैं इन लोगों ने आपको बताया। हर आदमी की ये स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम की अलग होगी। जो आप चर्चा कर रहे हैं या ये लोग जो बता रहे हैं, सभी लोग, हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे या एग्ज़ाम दे रहे थे, हर आदमी की स्ट्रैटेजी अलग है, हर आदमी की एबिलिटी अलग है, ऑप्शनल अलग हैं। एक ब्रॉड गाइडलाइन या एक ब्रॉड कॉन्टूर आपको मिलता है जिसके तरह से आप तैयारी करते हैं। किसी का, मैं सुना किसी ने कहा कि मैं उस टॉपिक का अगर
एक पेज से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स दैट टॉपिक इज़ नॉट वर्थ इट। कोई शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ता है, कोई लंबे नोट्स बनाता है, कोई नोट्स नहीं बनाता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तो एक बार जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसमें जब आप यूँ कहूँ रमते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक आइडिया भी मिलता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे पहले सत्र में हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कन्विक्शन हो, करेज हो, और जैसी बात आई कि हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कई लोगों ने प्रश्न पूछे कि वो गलतियां बता दीजिए जो गलती हम न दोहराएं। अगर इतना आसान होता, रेडीमेड आंसर होता तो कोई बात ही नहीं थी। तो अपने को मेहनत करनी है, प्रयास करना है, उसमें हमारा जो काम है उसमें कोई हम कमी नहीं रखें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। जिस ऑप्शनल के साथ अपीयर हो रहे हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो हम उसी का ऑप्शनल लें। मैं जागृति से बात कर रहा था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, प्रोबेबली सी अपेड विद सोशियोलॉजी। तो ये तो तय आपको करना है कि किस विषय में मेरी रुचि है। ये भी सोचना कि ये आजकल इट्स नॉट सेंसेक्स कि आज ये सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा है, पिछले साल ये अच्छा गया था तो इसलिए पढ़ा तो कभी नहीं, चलो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम, वैसा नहीं करना चाहिए। आप सब्जेक्ट का चयन करिए जिसमें आपकी रुचि है, पैशन है, जो पढ़ सकते हैं उसको लीजिए और उसमें आगे बढ़िए, मेहनत करिए। सफलता असफलता इस पर काफ़ी चर्चा पहले भी हो गई है, तो इसको हम इसी लेवल पे छोड़ते हैं। बट जितने आप सभी लोग जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या पीएससी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। बाकी तो गीता की भी बात हुई और कर्म फल की भी बात हुई, सारी बातें हुई। अपना जो काम है वो लगन से, मेहनत से करिए। एक चीज़ जरूर आई थी उस कॉर्नर से, जो एक विजुअली चैलेंज्ड एक बच्चे ने सवाल पूछा था, आई हैव टेकन नोट ऑफ दैट और हम लोग उनकी मदद करेंगे। और हमारे पास आज की तारीख में टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, अपने पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ब्लाइंड बच्चे पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे कार्डर में भी हैव आई डोंट नो हिज बैच, बट प्रोबेबली ही वाज कलेक्टेड समवेयर, अभी डिप्टी बल्लभ भवन में होंगे। ही इज़ 100% विजुअली चैलेंज, बट उसने क्रैक किया है परीक्षा। कई सारे लोग हैं जिनकी मदद से हम उनकी मदद कर पाएंगे, तो उन रेस्ट अस्योर्ड उनकी हम लोग पूरी मदद करेंगे। और जैसा प्रारंभिक सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उन्होंने आपसे सुझाव भी मांगे हैं परीक्षा की तैयारी में, और अदरवाइज ऑल्सो जो भी मदद की ज़रूरत है किसी बच्चे को, उन्होंने उस mygov.in का नाम भी आपको बताया था। सीएम इज़ वेरी कीन, एक स्कीम लेकर के भी आने की वो बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का चयन हो इस परीक्षा में। अच्छी बात यह है, इट्स वेरी हार्टनिंग टू नो कि लास्ट ईयर में जो सिलेक्शन था, जो मुझे बताया गया है, जो 18 बच्चों का चयन हुआ था स्टेट से, उसके पहले वाले साल में 14 बच्चों का चयन हुआ था, और आज इस साल में 39 बच्चों का चयन हुआ है। जस्ट इमेजिन। तो ये एक बड़ा वेलकम सा स्टेप है, वेलकम चेंज है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और गवर्नमेंट, आपको भी मेहनत करनी है, और आपके रास्ते में जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से कर सकते हैं, ऑलरेडी स्कीम्स हैं। सीएम ने आपके सामने अनाउंस किया कि इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो स्टेट गवर्नमेंट कमिटेड है आपकी मदद करने के लिए। इफ़ नीड बी विल कम आउट विद अ न्यू स्कीम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुझाव आपके आए, हम लोग उस पर काम करेंगे। आज के सत्र का पर्पस ये था, इन लोगों से परिचय कराना आप सभी का, इनके अनुभवों को साझा करना, इन्होंने कैसे एग्ज़ाम की तैयारी की उससे एक प्रेरणा प्राप्त करना, और एक अपने अंदर जो कहते हैं ना, देख करके भी आदमी प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जैसा मैंने बताया कि 14 थे, 18 हुए, आज 39 हुए। लेट अस होप कि आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंच पे मिले और हमारा मंच छोटा पड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अनुपम सर, आप सभी को धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और अंत में फिर से शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस, आप में से जो भी लोग प्रतिभा की परिचय पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाहर वो व्यवस्था की गई है, आप वहाँ से पुस्तक की एक कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में हाई टी की व्यवस्था ऊपर फर्स्ट फ्लोर में की गई है, तो आप सभी वहाँ आमंत्रित हैं। धन्यवाद।
और जो यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप भी हाई टी के लिए इसी फ्लोर पे स्टेज के बैक साइड में अवेलेबल है। इधर से एक महत्वपूर्ण सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए हैं, जो लोग उज्जैन से आए हैं, इंदौर से आए हैं और सागर से आए हैं, वे हाई